बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रूम में मैं सुमैरा मिर्ज़ा। आज के प्रोग्राम में जो भी तज्ज़िये होंगे, तबसरे होंगे और प्रेडिक्शंस भी होंगी, उस पर भी बात करेंगे। पहले हेडलाइन शामिल कर लेते हैं। मुझे मालूम नहीं है वैसे किस चीज़ की जो है यहाँ पूछताछ हो रही है। 2 घंटे इंतजार भी करवाया उन्होंने मुझे। हुसैन नवाज के बाद हसन नवाज भी JIT के सामने पेश। JIT और किस किस को बुलाएगी? हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। मैंने ना अदलिया कोई और ना JIT के बारे में बात की। आज हाजिर सर भी तो कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। निहाल हाशमी की धमकी, हुकूमती तर्जुमान का बयान। क्या हुकूमत आला अदलिया से लड़ाई चाहती है? हमारी दिल आजारी हुई है, हमारी भी 4 लोगों में इज्जत होगी, इसलिए एक वजाती बयान देना पड़ा। फिरदौस आशिक आवाम PTI में शामिल। कप्तान और कौन कौन से विकेट गिराने वाले हैं? सरताज अजीज का सेनेट में बयान। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इस्लाम में इत्तेहाद ईरान पर हमला कर देगा। गुफ्तगू में साथ देते हैं लाहौर स्टूडियो से आरिफ निज़ामी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ रहते हैं इजहारुल हक साहब और कावर घुमन साहब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब के दोनों साहबजादे बारी बारी JIT में पेश हो रहे हैं। घंटों इन्वेस्टिगेशन, घंटों इंतजार, केस किस तरफ जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून पर जो गॉडफादर और माफिया वाली स्टाम्प्स लग चुकी हैं, इस पर भी बात करेंगे कि क्या 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उससे छुटकारा पाने में कामयाब होगी या नहीं। निज़ामी साहब से बात करते हैं। निज़ामी साहब, गॉडफादर से माफिया तक का सफ़र किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये बड़ी बदकिस्मती है कि आला अदलिया, पहले तो चीफ जस्टिस ने जो इसके सरबराह थे जी जी जस्टिस आसिफ सईद खुजा, उन्होंने बाकायदा वो मारिया पूजो के नावल के ज़रिए एक कोट करके अपने जब स्टार्ट किया माइनॉरिटी डिसीजन लिखा तो उसमें लिखा, लेकिन जस्टिस अजमत सईद तो बहुत ही ज़्यादा जज्बात में आ गए और उन्होंने सिसिलियन माफिया कहा। हालांकि माफिया और माफिया होती सिसिली की है, बिल्कुल, तो उसका सरगना करार दे दिया और बल्कि उसको फिर ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया। अटॉर्नी जनरल को कहा कि मुबारक हो आपकी हुकूमत ने दहशत गर्द माफिया को ज्वाइन कर लिया। असल में उनका जो गिला है वो जायज़ है और उनका गुस्सा भी जायज़ है। जो निहाल हाशमी साहब ने जो कुछ धमकी अमेज़ काबिल एतराज़ बातें की वो अपनी जगह पे, लेकिन ये वो बेंच है जिसने नवाज शरीफ के साथ इंसाफ करना है। और एतजाज़ हसन साहब ने बड़ी पते की बात कही आज। जी जी, उन्होंने कहा कि हालांकि देखें, एतजाज़ हसन साहब जो हैं वो हुकूमत के बदतरीन मुखालिफ हैं शरीफ बरदरान के, और उन्होंने ये भी कहा आज कि हाँ ये वाकई माफ़ी है, लेकिन अदलिया से ये अल्फाज अदा नहीं होने चाहिए थे, इनको रेस्ट्रेन करना चाहिए था। मेरी भी ये राय है कि ये वो बेंच है जिसने बिल आखिर मियाँ नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला करना है। सही है, इसलिए जस्टिस नॉट ओनली शुड बी डन, शुड बी सीन टू बी डन। एग्जैक्टली। तो इससे ज़रा थोड़ा सा मुझे मेरी अपनी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो ये है कि शायद हुक्मरान जमात अपने मुख्तलिफ जो स्पोक्समैन या मैं और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, औरतन कह लें, के ज़रिए यही चाहती थी कि इतना प्रोवोक करे अदलिया को कि वो ऐसी बात कह दें जिससे जो है क्रेडिबिलिटी मुतासर हो। तो ये मेरी अपनी राय में एक बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। निहाल हाशमी को जो उन्होंने किया उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जितनी सज़ा मिलनी चाहिए जो कानून के तहत है उससे डील करना चाहिए, लेकिन इस मामले को मैं ज़रा थोड़ा सा जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में रेस्टोरेंट से काम लेना चाहिए। ठीक है, इजहार साहब क्या कहेंगे? खबरें गर्दिश करेंगे कि कल इसहाक डार को भी तलब किया गया है JIT के सामने, फिर तो इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब को भी तलब करने के चांसेस बढ़ गए हैं।
खैर इसका ये तो मतलब नहीं, इसहाक डार साहब में और वज़ीर आज़म, सिटिंग वज़ीर आज़म में काफ़ी फ़र्क है। वज़ीर आज़म को तो वो सवालनामा भी भेज सकते हैं, सही, और ये अब कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल इसहाक डार साहब अगर आए हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि वज़ीर आज़म भी आएंगे। जो निज़ामी साहब ने बात की वो बिल्कुल ठीक है। एतजाज़ हसन साहब ने भी बड़े पते की बात की, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अदलिया में जो लोग बैठे हैं वो भी फरिश्ते नहीं हैं, सही, और वो इंसान हैं और उनके भी जज्बात हैं। ख़ास तौर पर निहाल हाशमी साहब ने जो बच्चों के हवाले से बात जी, ये तो मैंने पहले अर्ज़ किया, वो बड़ी संगीन बात थी जी। लेकिन अब इसमें दो पहलू हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कहलवाया गया है, ये वो कैंप कह रहा है जो नवाज शरीफ के। इज़हार साहब, हम अपने दूसरा जो सेगमेंट है उसमें हम निहाल हाशमी पर बात करेंगे। अभी हम JIT पे बात कर लेते, फिर हमारे पास दूसरे सेगमेंट का पूरा टाइम है, उसमें हम निहाल हाशमी को तफसील से डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, तो JIT के बारे में जो मुझे हुसैन नवाज साहब की बात बहुत दिलचस्प लगी, जी, वो ये कि उन्होंने सोहरवर्दी को अपने साथ मिला लिया। अब ये मुझे वो लतीफ़ा याद आ रहा है पार्टीशन से पहले कि वो दो खाकरोब थे, रिचर्ड और डेविड, तो वो सड़क के किनारे बैठे थे झाड़ू लिए हुए, तो मुस्लिम लीग का जुलूस गुजरा, तो उन्होंने कहा, एक ने कहा कि एक ही चंद ने, तो उसने कहा कि आज़ादी चंद ने जी असी नहीं देनी। अब कहाँ सोहरवर्दी और कहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब, और फिर नवाज शरीफ साहब भी नहीं, उनके साहबजादे जो सियासतदान नहीं है, वो अपने आप को सियासतदान नहीं कह सकते। सही। दूसरा, मैं बड़ी अजीब सी बात है, वो अच्छी नहीं लगती। पहले तो एक भाई ने दूसरे भाई को हीरो कहा और दूसरे ने पहले को। अभी उनकी दुख्तरे नेक अख्तर को खुदा उनकी उम्र दराज करे और उनकी मुश्किलात आसान करे, उन्होंने ट्वीट में ये कहा कि जी हसन और हुसैन उस अजीम इंसान के बेटे हैं। तो ये सारा एक ख़ानदान के अंदर अच्छा नहीं लगता। किसी को चाहिए कि इन्हें समझाए कि ये चीज़ें सोबर नहीं हैं, ये संजीदा नहीं है। सही। अगर दूसरे तारीफ करें, दूसरे अजीम कहें, दूसरे हीरो कहें, तो वो एक ज़्यादा खुशाइंद बात होती है। फिर जो उन्होंने कहा है कि 2 घंटे इंतज़ार किया है, तो वो फिर शेर याद आ जाता है कि ऐ शम्मा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह, हमने तमाम उम्र गुजारी है जिस तरह। पाकिस्तानी तो कितने कितने घंटे इंतज़ार करते हैं अदालतों में, तो 2 घंटे आपने इंतज़ार कर लिया, तो शायद हुक्मरान तबके को एहसास हो जाए कि लोग जो हैं वो किन मराहिल से गुजरते हैं और क्या क्या अजियतें बर्दाश्त करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अदलिया हमारे गले पर कानूनी हाथ रख रही है। ये मुझे बात समझ में नहीं आई। गले पर हाथ रखने का तो एक डेरोगेटरी किस्म का रिमार्क है, जिसका कोई ज्यादा पॉजिटिव ये अदलिया के बारे में पहले ही वो कह रहे हैं कि ये अदलिया से लड़ाई है। ऊपर से अगर आप इस किस्म के बयानात देंगे तो लोगों के जो शुबहात हैं वो पुख्ता हो जाएंगे, यकीन में बदल जाएंगे। ठीक है घुमन साहब, अक्सर आपकी तरफ से ये शिकवा किया जाता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, बादशाहत है। क्या बादशाहत के दौर में एक बादशाह या उसके शहजादे इस तरह से JIT में पेश होते हैं? नहीं, बादशाहत में भी वहाँ जहाँ पे इंसाफ होता है वहाँ पे सारा काजी के सामने लोग होते हैं। अमीरुल मोमिनीन कई वाक़यात हैं कि वो पेश होते रहे हैं। अब थोड़ा आ जाए इस JIT के ऊपर, वहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा इज़्तिराब क्यों पाया जाता है, इतना ज़्यादा परेशानी क्यों है? देखें, शुरू में इनको कोई याद होगा जब पहली जजमेंट आई थी 5 मेंबर्स की, मिठाइयाँ बांटे गई थी, तस्वीरें डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, अल्लाह का शुक्र है 3 जजेस साहिबान ने हमें बिल्कुल, 2 ने तो हमें उसमें मुरदुल इल्ज़ाम ठहराया, 3 ने कहा कि ठीक है आपके पास इतने शवाहिद आपके खिलाफ इतने ज़्यादा ठोस नहीं है, एक तफ्तीश कर लें। तो मिठाइयाँ लिटरली मिठाइयाँ बांटे गई थी। अब उसके बाद हुआ ये कि जब ये JIT के पास केस आया और इन्होंने थोड़ी सी जजमेंट पढ़ी तो इनको समझ आई कि ये जजमेंट तो बड़ी खौफनाक है, इसमें तो बहुत ज़्यादा हमसे सवालात किए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद भी ऐसा हुआ कि जब तारक शफी साहब पेश हुए, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ जो मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है मेरे ज़राए के ज़रिए से, वो वहाँ पे ये जो 6 मेंबर्स हैं इनके पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। इनके जो फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर शरीफ फैमिली के, वो इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है। तो जब उनके सामने रखी गई है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो तारक शफी साहब बहुत परेशान हुए, बड़े तिलमिलाए कि हम तो उन सवालों के जवाब देने आए थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे, ये तो कोई और नया, कोई यहाँ पे तो नया पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है। तो हुसैन नवाज भी जब पहली दफ़ा पेश हुए तो वो भी काफ़ी उसमें घबराए। आज हसन साहब भी पेश हुए।
बेसिकली आमिर अजीज और बिलाल रसूल के ऊपर ये जो सारे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं ना, व्हाट्सएप स्टोरी भी हो गई और उसके बाद मुख्तलिफ अतराफ से सारी की सारी कमेटी को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। तमाम हमारे जो वजीरान हैं वो बयान दे रहे हैं कि जी इनको खुद अलग हो जाना चाहिए। डॉक्टर आसिफ करमानी साहब पता नहीं वो किस कैपेसिटी में कहते हैं कि जी इन दोनों मेंबर्स के ऊपर एतराज हो गया तो इनको खुद बहुत ही छोड़ देना चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने वो एतराज रद्द कर दिया, उनको कहा है कि काम करें, वो कैसे छोड़ सकते हैं? वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं कमेंट कर सकते ना। लेकिन जो बात की ना अपने निजामी साहब ने कि कोर्ट को रिस्ट्रेन करना चाहिए, मेरे ख्याल में वो 1997 में जो हमला हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया था। अब उस वक्त सजाएं हो जाती, रिस्ट्रेन ना किया होता तो आज ये दोबारा हमला ना होता। अब मैंने जो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, मैंने काफी कोशिश की कि पूरी दुनिया में से कोई ऐसी मिसाल निकल आए जिसमें इस तरह का कोई सिटिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वो किसी सीनियर जज साहबान के बारे में ये कहे। यही बात निजामी साहब की तरफ लेकर चलते हैं। निजामी साहब, क्या हुकूमत फिर से कोई हमले की तैयारी कर रही है? रिएक्शन तो है वो नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो दौर लग चुका हुआ है और यानी वो एक बहुत ही नापसंदीदा अमल था जो हमला हुआ था। उस वक्त कोर्ट को डिवाइड कर दिया गया था। यानी ये वो कोर्ट के नोटिस लेने की तो बारी नहीं आई जब जो जी सर आपकी तरफ भी आती हूँ मैं, आपकी तरफ भी आती हूँ। जजों को खरीदो फरोख्त करके वो तो खत्म हो गया था मामला। लेकिन आज देखें हमें जो वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स, एक सिटिंग वजीर आजम और उसके जो दोनों बेटे हैं वो पेश हो रहे हैं आम मुजरमों की तरह। ये ठीक है इजहार साहब ने कि 2 घंटे इंतजार करना पड़ गया तो सारा दिन साहिल इंतज़ार करते हैं, ये अपनी जगह पे बात जो है बिल्कुल ठीक है। बाकी मेरी फिर भी ये राय है कि अदालत का एक अपना वक़ार होता है, बिल्कुल सही, उसको हर हालत में बरकरार रखना चाहिए, ठीक है, उसको मजरूर नहीं करना चाहिए। और ये दूसरे ये जो मेरे नज़दीक ठीक है जो माफिया से एनोलॉजी देना एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, ये मेरे नज़दीक पूरी कैबिनेट को करार देना कि वो माफिया या पूरी पार्लियामेंट को या जिन लोगों ने वोट दिया है वो माफिया को वोट दे रहे हैं। सही है, सही। इजहार साहब आप अपना कमेंट कर दीजिए, फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। गुमन साहब ने कहा ना कि वो कुछ ऐसे सवालात उन्होंने चीज़ें सामने रखी, वो परेशान हो गए। तो मैं इन दोनों हजरात की तवज्जो एतजाज आसन साहब के इस बयान की तरफ मबजूल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे पास भी कुछ दस्तावेज़ात हैं जो मैं JIT को पेश करूंगा नवाज शरीफ के खिलाफ। तो वो क्या हो सकती हैं गुमन साहब, निजामी साहब, जो नवाज शरीफ साहब, एतजाज साहब, व्हाट डज ही होल्ड अप हिज स्लीव? ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं इजहार साहब। ब्रेक के बाद ये आपका जवाब लेंगे और ब्रेक के बाद हम निहाल हाशमी पर भी बात करेंगे। निहाल हाशमी ने जैसे खुलेआम अदलिया को धमकी दी, जिसके बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को 5 जून तक जवाब जमा करवाने को भी कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बातें की गई, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे JIT पर। निहाल हाशमी साहब ने एक बड़ा वीक सा डिफेंस पेश किया कि जी मैं रोजे से था और एक ये भी इस किस्म की बात की कि मेरा इशारा तो जजों की तरफ नहीं था। तो आपका इशारा क्या इमरान खान की तरफ था? सही। तो ये तो अब डिटरमिन जो है वो अदलिया ही करेगी, बिल्कुल सही, कि किसकी तरफ इशारा था। और लेकिन मैं इसके साथ साथ माजरत के साथ देखिए, निहाल हाशमी साहब की हुकूमत ने, हुक्मरान जमात ने रुकनीत मुअत्तल कर दी, सेनेट से इस्तीफा ले लिया, सर्जरिश हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको हॉल कर लिया बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। अब बाज़ हमारे एंकर हजरात और ये कहते हैं कि जी उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, यानी उनको ये काफ़ी नहीं है। तो निहाल हाशमी को आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे फांसी पे तो नहीं लटका सकते ना। ये रूल ऑफ लॉ जो है ये सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो निहाल हाशमी हो। बिल्कुल सही। मेरे नज़दीक ये है कि जजेस साहबान ने ये जो बयान दिया है कि सिसिलियन माफिया, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं न्यूयॉर्क में कैसर शाह साहब, वो कह रहे हैं ये कोलंबियन और रशियन माफियाज ऐसा करते हैं, सिसिलियन माफिया ऐसा नहीं करता। शायद वो थोड़ा सा वो उनको गलती लग गई है, लेकिन वो एक उनका जो तर्ज अमल है एक सेनेटर का, उसके बारे में ये बयान दिया गया है। ये हरगिज नहीं कहा गया कि जी आप ये प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा कर रहे हैं, उनकी हुकूमत कर रही है। लेकिन जब एक सेनेट अपर हाउस का जो मेंबर है, उनके अल्फाज ये हैं सर मेरी बात सुन लें, अभी जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है वो आपकी पार्टी क्या है, एक सूबे के अंदर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। उन्होंने कहा आपकी हुकूमत ने दहशतगर्द माफिया नहीं, आपकी हुकूमत तो लिया करे ना यार,
सर यकीनी तौर पे जब आपका एक मेंबर जो है एक बड़े सूबे से मेंबर जो मेंबर ऑफ द सेनेट है वो इस तरह की बात करेगा तो जजेस साहबान ने तो उस रवैये को कहा है, आपके मेंबर ने ये कहा है, मेंबर ऑफ द सेनेट ये कहा है, मेरे ख्याल में गलत बात नहीं की, मेरे ख्याल में ठीक ऑब्जर्वेशन है, अपनी अपनी इसमें अंडरस्टैंडिंग है। जी इजहार साहब, निहाल हाशमी की अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि कुर्बानी के बकरों की तादाद बढ़ती जा रही है। परवेज रशीद थे, फिर तारिक फातमी, मुशाहिदुल्लाह खान, अब निहाल हाशमी। बड़ी कुर्बानी कब होगी? नहीं, आप भूल गए हैं 2-3 और जो भी। इससे मुझे एक आज बात आई, हमारे दोस्त हैं, मुश्तरका दोस्त हम सब के, इरशाद आरिफ साहब, उन्होंने आज लिखा है कि बकरों की कुर्बानी बहुत हो चुकी, अब सांडों की कुर्बानी भी होनी चाहिए। एनीवे, निहाल साहब ने पूरी कौम को निहाल किया और अपनी पार्टी को भी निहाल किया, लेकिन इसमें दो असल जो बात इसमें एनालिसिस करने की है जी, वो ये है कि ये बयान खुद उन्होंने दिया या उनसे दिलवाया गया। अब इसमें शकूक ये है कि नून की हुकूमत, मैं वज़ीर आज़म साहब नहीं कहूँगा, मैं बरसर इक़्तिदार जमात कहूँगा कि ये हमेशा ऐसी हरकतें कर जाते हैं दानिस्ता या नादानिस्ता कि जो मिस्टीरियस होती हैं। अब डॉन लीग का मामला आपके सामने है, आज तक ये नहीं पता चला कि किसने कराया था। फिर अभी जो लोग मुतमईन नहीं है निहाल हाशमी साहब की सज़ा से, वो ये भी कहते हैं कि जी ये सब दिखावे की चीज़ है। जिस तरह वहाँ परवेज रशीद साहब को हटाया तो उनको फाइनेंस सेक्रेटरी लगा दिया, ऐसी बातें और बाकी भी वो सब नूरा कुश्ती है। तो ये, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये यकीन से नहीं कहा जा सकता और इस पर सर्टेनली नहीं इल्ज़ाम लगाना चाहिए कि ये उनसे हुकूमत ने कहलवाया है। हो सकता है निहाल हाशमी साहब का अपना IQ ऐसा हो और उन्होंने ये बात की हो, लेकिन एक और बात है कि अगर वर्कर अपनी तरफ से ये बात कहे तो वो इतनी जल्दी हथियार नहीं डालता। ठीक है, जितनी जल्दी उन्होंने हथियार, मसलन उन्होंने बड़ी अजीब बात की कि जी मैंने तो माइंड सेट के बारे में बात की है। जी, तो माइंड सेट के बच्चे होते हैं, नहीं आजकल हाजिर सर्विस माइंड सेट भी वर्दी पहनते हैं। माइंड सेट साहब, आप अपना एक कमेंट कर दीजिए, हुकूमत और अदलिया के ताल्लुकात को किस तरह से देखें, फिर हम निज़ामी साहब, और ये कोई ज्यादा इंप्रेसिव बात नहीं है। जी गुमन साहब। अच्छा देखिए, वो सॉरी क्या कहा सुमेरा आपने? क्वेश्चन मैं यही कहना चाह रही कि हुकूमत और अदलिया के ताल्लुकात को किस तरह से देख रहे हैं आप, किस तरफ जा रहे हैं ताल्लुकात? मैं सुमेरा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए निज़ामी साहब, मैं ये परसों जब ये कल हेयरिंग हुई है, मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद था, मैं भी रोजे के साथ था। पहले ज्वाइंट सीटिंग मैंने अटेंड की, उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहां पे जज साहिबान ने, अजमत सईद साहब ने पूछा अटॉर्नी जनरल से कि जनाब पता है इस तरह के बच्चों को मारने की धमकियां कौन देते हैं, ये सवाल था। आगे जवाब आया अशतर साहब की बुज़दिल लोग ऐसा करते हैं। तो उस पे उसके जवाब में जस्टिस अजमत सईद साहब ने कहा नहीं, बुज़दिल लोग नहीं, माफियाज करते हैं, सिसिलियन माफियाज बच्चों को मारने की धमकियां करते हैं। और मुबारक को आपने भी माफिया ज्वाइन कर लिया, आपकी हुकूमत ने भी माफिया ज्वाइन कर लिया है। ये कोर्ट एंड कोर्ट वहां पे रिमार्क्स दिए गए अदालत के अंदर। जी ठीक है, जी 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 निज़ामी साहब। हाँ जी, ये जो गुमन साहब, जो इजहार साहब ने कहा, ये निहाल हाशमी साहब मुझे निहाल हाशमी लगते हैं बल्कि ये इतने बुजुर्ग आदमी हैं और कहते हैं कि जी मैं जज्बात में आके, ये आसिफ कुरबानी साहब ने कहा जी जी, ये तो देखिए मुस्लिम लीग नून का एक मॉडस ऑपरेंडी जो आपने नाम लिए कि पहले ऐसी बातें करवाई जाएं और फिर कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए। ये तो सियासत में होती है और शायद ये बाज़ औक़ात अगर कहा जाए तो ये जो माफिया का भी ये तर्ज अमल तरीक़ेकार होता है। सही। और अदलिया जो है वो ये समझती है कि ये सारा कुछ जो है ये करवाया गया, किया नहीं गया, ही इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट प्लेयर इसके अंदर। और दूसरे ये मैं कहता चलूँ कि जो क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस वाली बात है ना, जमहूरियत के अंदर हर अदारे को अपनी डोमेन में काम करना चाहिए। अदलिया का भी ये मसला है कि पहले इफ्तिखार साहब के से पहले तो बिल्कुल वो, यानी वो डोगर कोट था ना जो अंगूठे लगाता था आमरों के ऊपर भी और हर हुकूमत के ऊपर। बाद में इफ्तिखार साहब दूसरी तरफ ले गए कि प्लेइंग टू द गैलरी, टिकर चल रहे हैं जनाब, अभी वहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से और वो रिमार्क्स जज दे रहे हैं और वो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। अब एक बैलेंस स्ट्राइक हुआ है और उस बैलेंस को रहना चाहिए कि जैसे तजाद हसन साहब ने कहा, बसद एहतराम मैं कहूँगा कि जजेस शुड स्पीक थ्रू देयर जजमेंट। ठीक है, इजहार साहब आप क्या कहेंगे, कुछ आपको भी बैलेंस नजर आ रहा है? देखिए ये तो तय है कि ताल्लुकात काबिल रश्क नहीं है, अदलिया मुतमईन नहीं है और अदलिया ने जो एक्सट्रीम रिमार्क्स दिए हैं ये एक्सट्रीम रिमार्क्स हैं, उनके पास इसका जवाब होगा। तो इन रिमार्क्स से पता चलता है कि ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं।
लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं अपने दोस्तों से कि मुशाहिदुल्लाह साहब से लेके हाशमी साहब तक ये सारे इस किस्म की बातें करने वाले जो हैं ये उस साहिल समुंदर के किनारे वाले शहर से क्यों होते हैं? इसकी क्या कोई खास, ये क्या ये बाय डिफॉल्ट है या बाय डिजाइन है या इस किस्म के लोग वहां अफराद में पाए जाते हैं? एनीवे मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अब ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि अदलिया को दिल में इत्मीनान पैदा हो, और अदलिया से जिस तरह फौज से बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है, अदलिया से भी बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है। ये बड़े मुकद्दस इदारे हैं। ठीक है, अदलिया ने जो रिमार्क दिया है वो एक्सट्रीम है, लेकिन उनके पास अपने हैं ऐसे वजूह जिसकी बिना पर। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसे कौन से इक़दाम हो सकते हैं जो हुकूमत इस गर्म लोहे को ठंडा करने के लिए, ठीक है और अदलिया के आप भी अपना शाप कमेंट कर दीजिए, पर मरहम लगाने के लिए वो कौन से हो सकते हैं इक़दाम? ठीक है जी। स्मैरा देखें, ये वो समंदर के करीब शहर वाले नहीं, अब दानियाल अजीज साहब ने भी एक बयान दिया है कि ये जो कमेटी बैठी है ये किसी एजेंडे की तकमील के लिए बैठी हुई है। खुदा रहा ये किस एजेंडे की तकमील के लिए बैठी हुई है? बैक टू द पॉइंट के जजेस साहब ने रिमार्क्स क्यों दिए कि अब इतना कैटेगोरिकली एक सीनियर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ये कहे कि अभी आप हाजिर सर्विस हैं, जब आप सर्विस से बाहर निकल जाएंगे तो फिर हम आपको देख लेंगे, आपको बच्चों के लिए जमीन तंग कर देंगे। तो मेरे ख्याल में वो जो 6 मेंबर कमेटी है उनके भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उनके बच्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तो मेरे ख्याल में उनको एक आउट ऑफ ऐसी पोजीशन पे पुश कर दिया गया था जज साहिबान को कि उनको ये रिमार्क्स देने पड़े। अदरवाइज शायद वो ना देते। इक़दाम क्या होने चाहिए ताकि ये मामला किताब नहीं पढ़ी, आप हमें इस तरह ना कमजोर ना लें। ब्रेक लेनी है कि मियां नवाज शरीफ को अपने 9 रत्नों से ये नादान दोस्त, ये जो चमचे रोज आके टीवी पे आके कैमरों के सामने, इनको ना सिर्फ रिस्ट्रेन करना चाहिए, ये जो मीडिया सेल बना हुआ ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इसको ख़त्म करना चाहिए। इसके ज़रिए मियां नवाज शरीफ को नुकसान ही हुआ है। अगर ये इमरान खान का जवाब देने के लिए बनाया गया था तो इन्होंने क्या खट्टा है इसके ज़रिए? ये एक ऐसी रवायत है जिसकी मुझे समझ नहीं आती। जब पार्लियामेंट मौजूद है वहाँ आप शोर मचाएं, जिस तरह आज ख्वाजा आसिफ ने बड़ी बातें की हैं, वहाँ रंगबाज भी कहा जो उन्होंने कहा मैं वापस नहीं लेता मैं। तो भाई जब पार्लियामेंट मौजूद है तो यू यूज द पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट को बिल्कुल ट्रिविलाइज कर दिया गया। दूसरे ये जो सिलसिला है ना कि अदालत या ये JIT का जहाँ जुडिशल अकेडमी के बाहर एक स्टेज लगा के वो मंडली रचानी दोनों सियासी जमातों की तरफ से कोई भी केस हो, ये बिल्कुल एक गलत किस्म की रवायत है, जिसको मैं कोई जमहूरियत के फ़रोग के लिए कोई नेक फाल नहीं समझता। निज़ामी साहब, मीडिया सेल जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में मीडिया सेल बना है उसको खत्म करने के बजाय ये बेहतर नहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस में रात को उस मीडिया सेल में जम कर दिया जाए। सही है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और वैसे सुमेरा, अभी तक ये JIT के सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले गए हैं, PTI वाले अभी तक नहीं गए। दुआ करें वो ना चले जाएं, वो चले गए। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद भी PTI पर ही बात करेंगे, इमरान खान नहली केस पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ फिरदौस आशिक आवान ने भी PTI में शमूलियत कर ली है। क्या पुरानी पीपल्स पार्टी मिलकर नया पाकिस्तान बना सकेगी? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। निज़ामी साहब क्या कहेंगे? फिरदौस आशिक आवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI की तरफ आ गई हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुन PTI क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? पहले तो आप एक तस्वीर खिलाएं जो मैंने देखी थी, व्हाट्सएप पे भी चल रही है, वो आजकल सोशल मीडिया पे आ रही है कि ये फिरदौस आशिक आवान अकेली नहीं है, ये तो पीपल्स पार्टी जो है कोई पंजाब में तो ख़ास तौर पर जुलूस दर जुलूस PTI में जा रही है। अगर आप वो दिखाएं तो फिर मैं बात करता हूँ आगे। जहाँ तक फिरदौस आशिक आवान का तल्लक है, ये मोहतरमा ये फातिमा जना मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट थी, फिर हाउस जॉब करती थी, फिर सियासत में आ गई। मेरा उनसे तारफ़ हुआ जब ये पीपल्स पार्टी में थी। तो एक दिन बड़ी हाँपती काँपती मेरे दफ्तर आ गई। अच्छा, कहने लगी तुसी बॉस को फ़ोन करो, पंजाबी में ही कहा उन्होंने। तो मैंने कहा बॉस कौन? कहते जरदारी साहब नो। अच्छा। कि मैंने वज़ीर बनवाया, जरदारी साहब से मेरा अच्छा याराना या दोस्ती एक तल्लक है पुराना। ठीक। तो मैंने कहा जी क्यों? कहने लगी आप मुझे बनाया, मैं आपका अखबार जो है इश्तिहारों से भर दूंगी। अच्छा। मेरा हाल तो बड़ी टपकी, लेकिन मैंने इस मामले में थोड़ा सा
रिस्ट्रेन से काम लिया और इस किस्म की सवारिश नहीं की। लेकिन वो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं जा रही हूँ उस वक्त बॉस के साथ। अच्छा। अब इस मौके पे फ़ोन करें तब भी मैंने नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि एक टीवी प्रोग्राम में आके उन्होंने एक और खातून के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की बाजारी, बिल्कुल, उसके बाद ये जो PTI है, ठीक है, ये तो मैं समझता हूँ कि आपकी ये एक ज़रूरत है कि आप इलेक्टेबल लोगों को लें, लेकिन आप तब्दीली का पैगंबर हैं, तो क्या तब्दीली आएगी फिरदौस अवान के ज़रिए, नूर आलम खान के ज़रिए, नज़र मोहम्मद गोंदल जिनकी मुलाकात हो चुकी शायद अभी नहीं, परवेज़ खटक एक अच्छी चॉइस है, वो भी पीपल्स पार्टी में रह चले, वो एक्सेप्शन है। शाह मोहम्मद कुरैशी भी चले अच्छे आदमी हैं, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी के ज़रिए ही PTI में कदम रखा है। राजा रियाज पहलवान जिन्होंने ज़ीरो काम नहीं किया पंजाब में, डुबो दिया पीपल्स पार्टी को। आमिर डोगर, बैरिस्टर सुल्तान महमूद आज़ाद कश्मीर में जो कभी कभी होश में होते हैं, सही। बाबर अवान, द लेस सेड द बेटर। फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी के, वो हर पार्टी का तवाफ कर चुके हैं। बिल्कुल सही। एक दिन मैंने कोई थोड़ी सी बात उनसे की एक लंच पे कोई PMLN के बारे में, तो उन्होंने कहा मैं तो PMLN ज्वाइन कर चुका हूँ या कर रहा हूँ। अच्छा। फिर उन्होंने नहीं की। फिर एक शमशाम बुखारी साहब हैं जो अभी हाल ही में हुए हैं, और फिर अशरफ सोना। अब पता नहीं इसके बाद किस किस का कुराए फाल निकलेगा, और फिर उनको फिरदौस आशिक अवान को शामिल होना था तो हो जाती। मरी में टेलीवाइज तरीके से नथियागढ़ी में उनको शामिल किया गया, जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि खान साहब जो हैं उनकी व्हाट इज द मेथड इन हिज मैडनेस। सही है। इजहार साहब, इमरान खान का एक जुमला मुझे अभी भी याद है कि मुझे नए और यंग लोग चाहिए अपनी पार्टी में पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बनाने के लिए। क्या पुरानी पीपल्स पार्टी नया पाकिस्तान बना सकेगी, या फिर खान साहब भी सियासी मफादात के पीछे चल पड़े? अब आपने शरारत सुरमेरा ये किया है ना कि फिरदौस आशिक अवान के ज़िमन में सवाल पूछा है, और यंग आदमी, यंग और ओल्ड का भी सवाल आई हैं, तो ये आपका ये इन्होंने दानिस्ता तौर पर शरारत की है। मैं ये अर्ज करूं कि जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हुई है, ये इसकी पार्टियां बदलने की, तो मैं ये अर्ज करूं कि मैं तारीख का एक हकीर सा तालिब इल्म हूं। मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरे जो नाकिस मुताला है उसका निचोड़ ये है कि सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान जो हैं वो शुरू से ही एक शिफ्टिंग और अदम वफादारी, और ये है, आप हुमायूं को देख लें, उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया, और उसके जो वफादार होते थे रात को वो शेरशाह सूरी के कैंप में होते थे, सुबह वो उसके पास होते थे। उसके बाद जब औरंगजेब की लड़ाई हुई, 5 साल जंग तख्त नशीनी रही, तो इतने लोगों ने साइडें बदली, इतने लोगों ने साइडें बदली कि आजकल ये जो कहते हैं ना कि इतने कपड़े नहीं बदलते। यूनियन इस पार्टी को भी शामिल कर ले इसमें, जो कहते थे कि जी बिल्कुल सही है। तो ये मेरा ख्याल है कि सब कॉन्टिनेंट के हम जो मुसलमान हैं, ये शायद हमारा खमीर ऐसे उठा है। अब जो फिरदौस आशिक अवान की बात की है, तो मैं चूंकि एक अवान हूं तो मैं इस बारे में मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक तो यह है कि उनके बारे में करप्शन का हमने नहीं सुना। दूसरा, वो बेसिकली शी इज अ पॉलिटिकल एनिमल। वो साहब जब रावी साहब को पता होगा, जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, नेक नाम नहीं है, जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी फिरदौस आशिक अवान, तो उस वक्त उसने बेनज़ीर को वहां यूनियन के प्रेसिडेंट के तौर पर जब थी तो वहां बुला लिया। तो अब इमरान खान की ये मजबूरी है कि वो आदमी कहां से लाए। जिस तरह वो हजरत अली ने फरमाया था कि हम उनके एडवाइजर थे पहलों के, ये आदमी है कोई पाकिस्तान पीछे रह गया, पास यही लोग हैं और कहां से आएंगे। सही है, सही है जी। घुमन साहब, इमरान, अगर फिरदौस आशिक अवान पर भी आपका कमेंट चाहिए वो भी आप दीजिएगा, लेकिन साथ साथ हमने, जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि इमरान खान नायली केस की बात भी अगर हम करें, तो इमरान खान ने बार बार रसीदों की डिमांड की थी मियां साहब से, और अब अपनी 15 साल की डिमांड, 15 साल की पुरानी जो रसीदें हैं उनकी जरूरत पड़ी तो उसमें इतना टाइम लग गया, और वजीर आजम पे इतनी बात करते थे वो। जी वो अब अगेन आपने मेरे साथ भी एक शरीर सा सवाल कर दिया। देखें, वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ 81 में फाइनेंस मिनिस्टर बने से, तब से लेके आज तक वो मेरे ख्याल में चंद साल वो जो बाहर रहे, उसके अलावा वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, और माशाल्लाह उनका बहुत ज़्यादा बिजनेस रहा है, और उनसे रसीदों का जवाब लेना है एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर, मल्टीपल टाइम चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर, उनसे जवाब लेना, और एक ऐसा शख्स जो आज तक पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा, अगर उसके मियाँ बीवी के दरमियान ट्रांजैक्शन है, वैसे आपकी दुआ के लिए वो कल जमाइमा का एक ट्वीट आ गया है
जी जी, ट्वीट आ गया जमाई मामा को, उसने कहा कि मुझे रसीदें सारी मिल गई है, मैं भिजवा रही हूँ। इमरान खान साहब आप घबराए नहीं, लिहाजा वो इमरान खान साहब अब शेर हो गए हैं और सीधे पहुंच जाएंगी, वो आप देखें। फिर दोस्त आशिक अवान के एडिशन को किस तरह से देखते हैं? इस पॉइंट पर मैंने भी एक बात करनी है मुझे। अच्छा वो देखिए, वो अगेन सुमेरा ये बात हम कर रहे हैं, ये जो केस है कोर्ट के सामने है। एक केस कोर्ट के सामने था, वहां पे 2 जजेस साहबान ने आपको कहा कि आप झूठे हैं, आपको घर चले जाने चाहिए। अभी इनका केस का फैसला आ लेने दें, फिर हम इस पर तबसरे भी कर लेंगे। अच्छा, आप आ जाते हैं फिरदौस आशिक अवान की तरफ। देखिए यहाँ पे तो फिर वो मैं बात करूंगा, फिर निजामी साहब कहेंगे मैं जमहूरियत के खिलाफ हो जाता हूँ। देखिए जमहूरियत की खूबसूरती है, अगर जमहूरियत में उनके हल्के के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उनको वोट देंगे, पीटीआई का वो झंडा पहने, पीपल्स पार्टी का पहने या पीएमएल जिसके पास वोट की ताकत है, जिसके पास वोट की ताकत है वो आएंगे। और वैसे मैंने इस इशू, आपके तो इलाके से तल्लुक रखती है वो। नहीं, वही मैं कह रहा हूं सर, वो बड़ी डाई हार्ड वर्कर हैं। वो देखें, वो आउटसाइडर थी, वहां से आके उन्होंने पहले दोस्ती है, रिजर्व सीट पे वो मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी, वहां पे उन्होंने इतनी मेहनत की, मेहनत करके उन्होंने सिटिंग स्पीकर नेशनल असेंबली को हराया, जो कि आसान काम नहीं था इलेक्शन लड़ना। तो वो अब उनका डिसीजन है, उनका डिसीजन है। ये गुम्मन साहब हैं तो उसी इलाके से, लेकिन ये जट हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि अब ये जट जो हैं ये अब आवानों की फेवर करने लगे हैं। वैसे माजी में ये लोग फेवर नहीं करते थे। मैं एक बात अर्ज करूं कि जो इमरान खान का मुकाबला होता है नवाज शरीफ साहब के साथ, तो नवाज शरीफ साहब हुकूमत में हैं, इमरान खान रियाया है। इमरान खान ने हुक्मरान से हिसाब मांगा है रियाया के तौर पर। हुक्मरानों से तो हिसाब लिया जाता है, रियाया से तो हिसाब नहीं लिया जाता। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। सरताज अजीज ने सेनेट में ये बयान दिया है कि ये गलत तासुर है कि इस्लामी इत्तेहाद ईरान पर हमला कर देगा। ब्रेक के बाद हम ये बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान ईरान से मुतालिक अपने मौक़िफ़ को आगे बढ़ा सकेगा या नहीं। ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक नाज़रीन। निज़ामी साहब, गुज़श्ता दिनों जो रियाज़ में कॉन्फ्रेंस हुई वो भी हमने देखी। सरताज अजीज़ ने भी ये कहा है कि फ़िरका वाराना तकसीम का ख़दशा जो है वो बढ़ सकता है। कौन डिफ़ाइन करेगा कि इस इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सऊदी अरब से बाहर नहीं जाएगी? बुजुर्गवार सरताज अजीज़ साहब ने ऐसे घोंघलों से मिट्टी झाड़ी है कि जी वो हम तो पार्लियामेंट की जो रेजोल्यूशन थी उसके मुताबिक चलेंगे, और अभी जो ईरान के ऊपर हमले का कोई इरादा नहीं है एस्केलेशन का, और TOR भी अभी तय नहीं हुए। लेकिन जो ज़ेर ज़मीन खबर है वो ये है कि हम तो बिल्कुल बाहर हैं। जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है मसलन, जिसका ज़र कतर ने अपनी रिजर्वेशन का आज़ार किया है इसके बारे में, बिल्कुल सही। और उन्होंने कहा कि जी हम ये जो कुछ एक एंटी ईरान अलायंस बन रहा है इसके हक़ में नहीं है। उन्होंने अल जज़ीरा टेलीविज़न को सऊदी अरेबिया ने बंद कर दिया बिल्कुल। और उन्होंने बल्कि इस हद तक चले गए सऊदी अरेबिया के कतर कोऑपरेट कर रहा कि उन्होंने कहा कि ये वहाबी अल-वहाब के डिसेंडेंट ही नहीं है, और इस ज़िमन में एक फतवा दिलवाया गया उलमा से, और उसके ज़रिए उनको यानी कि इससे बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। और एक मस्जिद है बहुत बड़ी, सबसे बड़ी मस्जिद है जो सऊदी अरेबिया शख्स शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब मॉस्क, बहुत बड़ी मस्जिद है वो कहा जी इसका नाम बदले। अच्छा, फिर दूसरी तरफ सुल्तान काबूस जो हैं वो तो गए नहीं। जितने जो GCC है ना, उन मुल्कों की मुख्तसर ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है। ओमान की नुमाइंदे की मुलाकात ही नहीं कराई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ओमान और कतर दोनों समझते हैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव अलायंस है, और इसकी वजूद जो है ये दुनिया अरब के दरमियान जो क्या कहते हैं उसको सेक्टेरियन ड्राइव जो डिवाइड है, इसका सोर्स क्या है? कतर वाली बात जो आप कर रहे हैं जी, मेरा सोर्स जी एक रिपोर्ट है जो ब्रूस राइडल जो है। ये कतर वाली बात का सोर्स क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको ना, ब्रूस राइडल है एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, वो चलाता है, और वो प्रेसिडेंट क्लिंटन जो थे उनका नायब भी था। उसने एक रिपोर्ट लिखी है जिससे मैंने आपको ये बातें अर्ज की। जी साहब, क्या कहेंगे कतर और सऊदी ताल्लुकात के बारे में? जी, सरताज अजीज साहब बुजुर्ग हैं हमारे और इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। 2 सवाल बनते हैं। पहला तो ये है कि वो किस हैसियत से ये बात क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ईरान पे हमला नहीं होगा,
क्योंकि वो एज मुशीर खारजा या पाकिस्तान एज मेंबर ऑफ द अलायंस तो कहीं भी नहीं है। जो हमारी औकात है, जो हमारी इंपॉर्टेंस है, वो वहाँ सारी दुनिया ने देख ली और उस पर बहुत बात हो चुकी है। अब बात करने का फायदा कोई नहीं है, वो किस हैसियत से बात कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि उनका सोर्स क्या है, क्या उन्होंने किसी घोड़े के मुंह से ये खबर सुनी है या उनको किसी और सोर्स से पता चला है। मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत ही कमजोर किस्म की स्टेटमेंट है और ये उसको प्ले डाउन करने वाली बात है। सेनेट पर जो पीपल्स पार्टी वालों ने, फरतुल्ला बाबर साहब ने जो सवालात उठाए हैं, शायद उनका उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। कोई मुझे तो उनके इस बयान की कोई हैसियत नहीं लग रही। ठीक है घुमन साहब, क्या जनरल राहील शरीफ की मौजूदगी में पाकिस्तान ईरान से मुतालिक अपना मौक़िफ़ आगे बढ़ा पाएगा, और अगर बढ़ाता भी है तो इसके ऊपर कितना अमल दरामद मुमकिन है? ये बड़ा मुश्किल, ये बड़ा सख्त चैलेंज है राहील शरीफ साहब के लिए। और जो ये US अरब कॉन्फ्रेंस में हो गया है जिस तरह का तमाशा, उसके बाद तो मेरे ख्याल में उनके लिए चैलेंज और भी बढ़ गया। अब जो खबरें आ रही हैं कि शायद राहील शरीफ साहब वापस आ जाएं, वो जो एक जॉब उन्होंने वहाँ पे ली थी अब उसको छोड़ के वापस आ जाएं। मेरा इस पे सवाल निज़ामी साहब से मैं पूछना ये चाहूँगा कि देखें, इस पे जो राहील शरीफ साहब ने वहाँ पे जाना था, चूँकि वो पाकिस्तान आर्मी के सरबराह रह चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कमांड एंड कंट्रोल है उनके पास, उनकी जाहिर बात है एज आर्मी चीफ आप बहुत सारी चीज़ों के प्रिवी होते हैं। तो उन्होंने जब इस अलायंस की ये पोजीशन लेनी थी तो वह हुकूमत पाकिस्तान ने फॉर्मली एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू किया था। इस लिहाज से हमारी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में काफ़ी लंबी चौड़ी मुलाकातें हुई, कुछ पॉलिटिशियंस को, इवन इमरान खान साहब को भी ऑन बोर्ड लिया गया। तो ये एक सोचा समझा फैसला था जिसके तहत राहील शरीफ को साहब को वहाँ पे भिजवाया गया। अब हमारे साथ मसला ये है कि हम जो अक्सर औकात करते हैं फॉरेन पॉलिसी लेवल पे कि इंटरनेशनली जिस तरह चाइना के साथ हमने बहुत ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन कर लिए हुए हैं, अब जब फायदा उनसे चाइना उनसे फायदा उठा रहा है तो अब हमें पता चल रहा है यार ये तो हमारी ट्रेड को खा रहे हैं। अब ये कि क्या हमने उस वक्त सऊदी अरेबिया से कुछ इस तरह के रिटर्न अपने कुछ उनसे शराइत मनवाई, क्या हमने उनसे कोई रिटर्न पेपर उनके साइन किए कि जब हमारा जनरल आपके पास जाएगा, इस अलायंस को हेड करेगा, तो उसका दायरा कार क्या होगा, TORs क्या होंगे, उस वहां पे जितना टाइम वो रहेंगे वो क्या करेंगे, ईरान के साथ अगर मसाइल तय करने हैं तो उसमें हमारा क्या रोल होगा। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। चले हम आवाम को ना लें कॉन्फिडेंस के अंदर, कम से कम इन कैमरा पार्लियामेंट को होना चाहिए, ब्रीफिंग दे दें। अब माशाल्लाह खुदा करके हमारी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बन गई है, जिसको या सादक साहब लीड कर रहे हैं, उनको कोई इन कैमरा ब्रीफिंग दे दें तो हमारी आपकी बात को निजामी साहब की तरफ लेकर चलते हैं। निजामी साहब ने कहा कि सख्त चैलेंज है और इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया वाले भी बात की, क्या जनरल राहील शरीफ को अपने सौदे पर कायम रहना चाहिए या फिर दस्तबरदार होना चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि ये जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि हम सऊदी अरब पर डिपेंडेंट हैं माली तौर पे, और इसके ज़मीन मेरे ख्याल है कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मालूम नहीं है। ठीक है। जिस तरह सऊदी अरब ने ट्रंप को ज़ाती तोहफ़ दिए हैं, लॉलीपॉप दिया है, और उन्होंने उनको दिया है कि डिफेंस की चीज़ें दे रहे हैं, हमें भी कुछ ना कुछ इस मामले में कि ये मुफ्त नहीं हुआ सौदा। ठीक है, ये बात तो याद रखें। ठीक है। दूसरे जनरल राहील शरीफ जो हैं उनको यकीनन ये जो घुमन साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि 2 साल का जो पीरियड है उसको वेव करके इस प्रेशर में आके हमने उनको तोहफे में दिया। लेकिन पहले पता लगा था कि मई में जब ट्रंप साहब आएंगे तो उससे पहले इसके TORs जो हैं वो बन जाएंगे, वो कुछ नहीं बने। बात यह है कि जनरल राहील शरीफ साहब को बड़े ही कोई $1 बिलियन टाइप की कोई सैलरी पे वो गए हैं महीने की, और वो बड़े मराहत हैं। इधर भी उन्होंने जो आम तासर के बरक्स उन्होंने काफ़ी प्लॉट्स वगैरह लिए। उनका मसलन घर जो है जहाँ बन रहा है वो सिर्फ 8 एकड़ों पर मुश्तमिल है। जी। तो मतलब है कि मैं ये कह, जहाँ तक सरताज जी साहब का तल्लक है, भाई उनके बॉस नवाज शरीफ को तो उन्होंने घास नहीं डाली वहाँ। यानी हम दुबले हो रहे हैं सऊदी अरब गम में, ना उनको कोई तकरीर करने का मौका दिया, ना ट्रंप से को मुलाकात हुई, उनको बाकायदा स्नब किया गया। और सऊदी अरबिया जो है वो बड़े फोकस्ड हैं इस मामले में। बिल्कुल सही। और आज मैं कहीं देख रहा था, कोई सवाल, एक बड़ा अच्छा सवाल था कि जनाब जिन मुल्कों में ऑटोक्रेसी हो, आमरीत हो, और बदतरीन किस्म की आमरीत हो, वो टेररिज्म के खिलाफ को इलेक्शन बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। निज़ार साहब आप अपना शार्प कमेंट कर दीजिए, फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं।
मेरा कमेंट ये है कि राहील शरीफ साहब मुलाजिम हैं जी जी, वो एक मुलाजिम है, वहाँ तनख्वाह पर गए हैं। अच्छा, कॉन्फ्रेंस में भी जो वहाँ लोग थे उन्होंने ये बताया कि उनको कोई खास अहमियत नहीं दी गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस मामले में, ईरान और अरब का मामला तो सदियों पुराना और इतना गहरा है, राहील शरीफ किस खेत की मूली हैं, वो इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मेरा ये एक छोटी बात करना चाहूंगा। देखिए, ये निजामी साहब जो बात कर रहे हैं ना कि ये किसी एग्रीमेंट के तहत वो कोई ऐसी इनके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान कुछ है चीज जो हमें नहीं बताई जा रही, तो वो गवर्नमेंट्स के दरमियान है। अब राहील शरीफ साहब को अच्छी तनख्वाह मिल रही है तो सर वो उनको लेने दें। अब जनरल रिटायर हुए, घर ठीक है, माल बन रहे तो बुलंद हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों एनालिस्ट का, आरिफ निज़ामी साहब, इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब। आप तीनों का कल इंशाल्लाह फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए तज्ज़िये और तबसरों के साथ। तब तक के लिए सुमारा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।